नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के साथ कई डरावनी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास पहाड़ से भारी भूस्खलन हुआ है। पहले तो धीरे धीरे मलबा नीचे आता रहा और फिर अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर रोड पर आ जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहाड़ टूटने का ये वीडियो कितना डरावना है। क्या पत्थर, क्या पेड़, क्या मिट्टी, सब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। बस गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई यात्री नहीं आया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि नेशनल हाईवे बंद होने के बाद 2 घंटे तक जिम्मेदार संस्थाओं का एक भी कर्मचारी मौके पर नहीं दिखा। उधर सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग फंसे रहे। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ऑल वेदर रोड में कई जगहों पर डेंजर जोन बन गए हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए जो डराने वाली हैं। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कैसे भरभराकर पहाड़ से मलबा नीचे आ जाता है। पहले धीरे धीरे भूस्खलन हो रहा होता है और फिर अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रोड पर आ गिरता है, जिसके चलते इस हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो जाती है। दोनों तरफ यात्री कई घंटों तक फंसे रहते हैं और इन सब के बीच हैरानी की बात यह थी कि जिम्मेदार संस्थाओं के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी भी यहां पर रास्ता बाधित है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के ठिकाने से AK-47 बरामद की गई है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के पेट्रोल पंप से असलहे बरामद हुए हैं। विष्णु की निशानदेही पर अमवा में बंद पड़े पेट्रोल पंप से AK-47 और AK-47 की 4 मैगजीन, एक पिस्टल, 375 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अभी और कई जगहों पर जाकर जांच पड़ताल कर सकती है। दरअसल आज पुलिस ने विष्णु मिश्रा को 5 घंटे की रिमांड पर लिया और पूछताछ के बाद तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं। उसी के आधार पर पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है और ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक बंद पड़े पेट्रोल पंप से AK-47 बरामद की गई है, 4 मैगजीन भी मिली हैं और साथ ही साथ 375 कारतूस भी मौके से बरामद किए गए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय मिश्रा पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पूछताछ के आधार पर जो जानकारियां सामने आई थी उसी को आधार बनाते हुए पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल जब आगे बढ़ाई तब AK-47 बरामद की गई, एक मैगजीन मिली है और 4 मैगजीन मिली है। इसके अलावा 375 कारतूस भी बरामद किए गए। विष्णु मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा को STF ने, जो कि 1 लाख का इनामिया था और लगभग 2 साल से फरार था, उसको STF ने पुणे से गिरफ्तार किया था। आज माननीय न्यायालय के आदेश से उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था और उसकी निशानदेही पे आज थाना गोपीगंज के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से एक AK-47 राइफल, 4 AK-47 राइफल की मैगजीन्स और 375 AK-47 के कारतूस, इसके अलावा एक अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल और उसकी एक मैगजीन और 9mm के 9 कारतूस, ये उसकी निशानदेही पे एक पेट्रोल पंप से गोपीगंज थाना के अंतर्गत बरामद किए गए हैं। बरामद करके इसमें नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। AK-47 कहाँ से इसको मिला था, किस तरह की जानकारी मिली? ये जैसा कि जो आप सभी लोग जानते हैं कि विजय मिश्रा की जो गैंग है उसका मुख्तार अंसारी गैंग से गहरा कनेक्शन बताया जाता रहा है और कई इन दोनों गैंग की जो कई घटनाएं थी उसमें कई बार AK-47 के उपयोग की बात आई थी, कई घटनाओं में, कई हत्याओं की घटनाओं में। तो इस चीज़ के बारे में अभी विस्तृत जानकारी की जा रही है कि ये AK-47 और जो अत्याधुनिक पिस्टल है ये इनको कहाँ से मिली और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। सर, ये जो पेट्रोल पंप है ये किस तरीके का पेट्रोल पंप चल रहा है, बंद है, किसके नाम पर? ये अभी तक की जो जानकारी है ये विजय मिश्रा या उसकी पत्नी के नाम ये पेट्रोल पंप था और इसके गैंग के जो साथी हैं उन्हीं में से किसी के द्वारा चलाया जा रहा था और अभी वो साथी पिछले कुछ समय से जेल में था। तो ये इस संबंध में अभी जानकारी प्राप्त हुई है, बाकी इसकी डिटेल और जानकारी की जाएगी। और भदोही से हमारे सहयोगी दिनेश पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, शिकंजा कसता जा रहा है विष्णु मिश्रा पर और इसी कड़ी में अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि एक बंद पड़े पेट्रोल पंप से AK-47 बरामद की गई है और क्या क्या जानकारियां पुलिस की तरफ से साझा की गई हैं और आगे अभी जांच पड़ताल कहां तक जा सकती है?
देखिए, बड़ी कामयाबी पुलिस को लगी है। आपको बता दें कि न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर विष्णु मिश्रा लिया गया था। 5 घंटे की पुलिस ने रिमांड ली थी और पुलिस का दावा है कि गोपीगंज थाना क्षेत्र में अमुआ एक इलाका पड़ता है, वहां पेट्रोल पंप से भारी मात्रा में असलहों के जखीरे बरामद किए गए हैं। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि विजय मिश्रा के जो तार हैं वो मुख्तार गैंग से भी जुड़े रहे हैं और पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पूर्वांचल में कई जगह AK-47 का प्रयोग किया गया है और जिस तरह से अब भदोही में विष्णु मिश्रा की निशानदेही पर AK-47 का बरामद होना यह एक बहुत बड़ा मामला है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में और किस तरह से जांच करती है। आपको बता दें कि इस पूरी जांच में भदोही की क्राइम ब्रांच, STF, गोपीगंज थाने की पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। 5 घंटे में विष्णु मिश्रा से पुलिस का कहना है कि तमाम जानकारियां मिली हैं और अब पुलिस आगे इस जांच को बढ़ाएगी कि AK-47 विष्णु मिश्रा के पास कैसे पहुंची। 350 से ज्यादा AK-47 के कारतूस थे, मैगजीन थी, वो कहां से इसके पास पहुंचे, कौन कौन लोग इस अवैध असलहे के जखीरे जो बरामद हुआ है उसमें शामिल हैं, इसकी जांच अब पुलिस के द्वारा आगे की जा रही है। जी, एक और बात बताइए दिनेश, क्या पूछताछ के दौरान कुछ और नाम भी सामने आए हैं जिनको लेकर शिकंजा कसा जा सकता है, या फिर अभी जैसे बंद पड़े पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई है, कुछ और ठिकाने जिनके बारे में जानकारी मिली हो पुलिस को? देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी जो जांच पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आए हैं अभी उनको उन्होंने उजागर नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस की जांच एक लंबे समय से इस प्रकरण में चल रही थी तो उससे साफ है कि पुलिस के पास कई अहम सुराग इसमें हैं और पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है कि मुख्तार गैंग से तार जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो जांच है अब ये भदोही तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूर्वांचल के विभिन्न जिलों तक इस जांच पूरी दायरे में जा सकती है और अब देखना है कि आने वाले दिनों में पुलिस इस जांच को किस तरह से आगे बढ़ाती है और किन किन लोगों की इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी होती है। जी, क्या पूछताछ के दौरान जितने भी आरोप अभी तक विष्णु मिश्रा के ऊपर लगे हैं उसको भी एडमिट कर रहा है क्या दिनेश? वो देखिए, आज जो उनको रिमांड पे लिया गया था वो आनापुर में गोपीगंज थाना क्षेत्र का इलाका पड़ता है, वहां कुछ समय पहले STF ने छापेमारी की थी। बताया जाता है कि विष्णु मिश्रा का एक सहयोगी वहां से गिरफ्तार हुआ था और विष्णु मिश्रा वहां पर एक पिस्टल छोड़कर फरार हुआ था। उस प्रकरण में न्यायालय से आदेश के बाद इनको रिमांड पे लिया गया था और उसी मामले में आज पूछताछ की जानी थी। हालांकि पुलिस अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये जांच की प्रक्रिया है और जांच में जिस तरह के तथ्य आगे आएंगे उनके विषय में बताया जाएगा, लेकिन ये जरूर साफ है कि आज भारी मात्रा में जो असलहे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, इसमें पूर्वांचल के कई जिलों से इसके तार और जुड़ सकते हैं। जी, नेटवर्क बहुत बड़ा है दिनेश, नेटवर्क भदोही से लेकर आजमगढ़ तक फैला हुआ है। जितनी बातें अभी तक सामने आई हैं और अतीत में जितने भी अपराध की बड़ी वारदातें वहां पर देखने को मिली हैं, क्या उन पुराने पन्नों को भी पलटा जा सकता है 2014 से? ये तो फिलहाल 2014 का केस है जिसमें उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन क्या कुछ पुराने पन्ने भी पलटे जा सकते हैं, कुछ पुराने केसेस भी सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, पुलिस की जांच में बहुत सी चीजें हैं। आपको बताएं कि गोरखनाथ पांडे के भाई की हत्या हुई थी, उस मामले में भी अभी चीजें आगे चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि पुराने जो मामले हैं उनके भी पन्ने पलटे जा सकते हैं। और अब पुलिस जिस तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, वाराणसी की जो STF की टीम है वो भी इस जांच में जुटी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि पुराने जो पन्ने हैं उनको पुलिस जरूर पलटेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर झांसी से, जहां पर गरौठा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विजिलेंस की टीम ने दीप नारायण यादव पर आय से ज्यादा संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला करीब 3,732 करोड़ रुपए का है। दरअसल SP के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ 5 अप्रैल 2021 को विजिलेंस की जांच शुरू हुई थी। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत मिली थी और इस मामले की शिकायत BJP विधायक जवाहर लाल राजपूत ने की थी। की रजिस्ट्री किन किन लोगों से कराई है सारी JDA की सूची में शामिल है। पूरा अगल बगल का इलाका जानता है जमीन किसकी थी, किसने ली, कैसे हुई, कहाँ से चली, सबके पास सिजरे होते हैं। ये कोई हवा में बात नहीं होती। ज़मीन पर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है उसके लिए ज़मीन कहाँ से आई, सब सोर्सेस सबको पता होते हैं। JDA ने नक्शा पास किया। JDA जब नक्शा पास करता है एक एक नंबर की क्वेरी करता है। विभागों, सारे विभागों से NOC ली जाती है। कोई प्रोजेक्ट ऐसे नहीं बनता। अवैध कॉलोनी तो कोई बना सकता है, लेकिन वैध कॉलोनी के लिए आपको एक एक नंबर का सिजरे का जिक्र करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो आप लेआउट पास कराते हैं वो किस नंबर में कौन सा लेआउट आ रहा है उसका जिक्र होता है। अगर 1 डेसिबल भी जमीन आपकी सरकारी होगी तो आप प्रोजेक्ट पास ही नहीं होगा। पहले उस जमीन के बारे में उसको चिन्हित करके उसको अलग करना पड़ेगा। लगातार जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की बात सुनना पड़ती है और जनता की शिकायतें ऊपर अपन लगातार कहता हूँ। और हमें लगता जिन लोगों ने 2017 के पहले
ये सरकार को लूटा है, सरकारी खजाने को लूटा है, तो लाजमी है कि आज हम विधायक हैं तो हमें शिकायत करना पड़ेगी। और वो जो है, लेकिन ये सरकार में निष्पक्ष तौर पर हमें लगता है न कहीं किसी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? देखिए, दीप नारायण यादव की अगर आप बात कर लेते हैं तो ये सियासत का सबसे सुपरहिट मॉडल है कि कैसे छात्र राजनीति से एक छात्र नेता सक्रिय राजनीति में पहुंचता है, विधायक बनता है, सत्ताधारी दल का विधायक बनता है, और यहां तक कि मुख्यमंत्री का ब्लू व्हाइट बॉय अखिलेश यादव की सरकार में अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते थे दीप नारायण यादव। अगर ये कहा जाए कि अखिलेश यादव के ब्लू व्हाइट बॉय थे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। 2007 से 12 जब मायावती की सरकार थी उस दौरान खनन पर रोक थी, लेकिन 2012 से 17 के बीच में जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार आई तब भी दीप नारायण यादव झांसी के गरौठा से विधायक थे। जैसा कहा जाता है एरच घाट ही ऐसा जो अवैध खनन का क्षेत्र है बताया जाता है, जिसके जरिए अंधाधुंध कमाई की है दीप नारायण यादव ने। सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई हुई है अवैध खनन के जरिए। और जब 2021 में शासन से निर्देश दिया गया, योगी सरकार आ चुकी थी यहां पर कि अब इनकी विजिलेंस जांच हो, तो विजिलेंस की खुली जांच जिसको कहा जाता है, उसमें उनके भ्रष्टाचार से लेकर आय से अधिक संपत्ति की भी जांच होती है। जब जांच की गई तो 2007 से लेकर 2017 तक, जब तक ये 2 टर्म विधायक रहे, जब ये लोक सेवक थे, तो उस वक्त इन्होंने अपनी कमाई से 23 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए थे, जिसका ये जवाब नहीं दे पाए। इनको कई बार बुलाया गया और ये मान लिया गया कि क्योंकि ये जवाब देने ही नहीं आए या जो जवाब इन्होंने भिजवाया उससे संतुष्ट नहीं हो पाई विजिलेंस की टीम, लिहाजा प्रथम दृष्टया ये आय से अधिक संपत्ति के दोषी पाए गए और दीप नारायण यादव के खिलाफ विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति की धाराओं और भ्रष्टाचार की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और उसकी जांच शुरू हो गई है। दीप नारायण यादव की जब हम बात करते हैं तो झांसी की यूनिवर्सिटी से वो राजनीति करते हुए उस वक्त के जो सांसद थे चंद्रपाल यादव, उसका करीबी हुआ, चंद्रपाल यादव से सक्रिय राजनीति में लेके आए। फिर पहले मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव का करीबी होता है, लोहिया वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनता है। 2007 में पहली बार गरौठा से विधायक बनता है। 2012 में वक्त करवट लेता है जब ये दोबारा विधायक बनता है और सूबे में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। ऐसा कहा जाता है कि खनन के सारे घाट बंद कर दिए गए थे और उस वक्त भी झांसी के जो एरच घाट चल रहा था बेतवा नदी किनारे। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर अर्पिता सुसाइड केस में पुलिस की फौरी कार्रवाई को लेकर अपडेट आया है। पुलिस ने आरोपी सिपाही आकाश पर केस दर्ज कर लिया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक और आरोपी अर्जुन पहले गिरफ्तार हो चुका है। नोएडा पुलिस ने परिवार को न्याय का भरोसा दिया और कहा कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। फेज 3 के सेक्टर 70 ओयो होटल में महिला सुसाइड मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक महिला के दोस्त और उसके एक महिला मित्र को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा जो परिजनों ने तहरीर दी थी उनके हिसाब से मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल जो एक आरोपी पुलिसकर्मी है उसके लिए टीमों का गठन कर दिया, लगातार कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। अभी जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए महिला के, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है आखिर प्रकरण क्या था, क्योंकि जिस तरीके से परिवार ने गंभीर आरोप लगाए उस पर एक्शन मोड में पुलिस है। पुलिस अपनी तरफ। और एक बड़ी खबर कन्नौज से, इत्र व्यापारी की फैक्ट्री में जीएसटी ने छापेमारी की है। इत्र कारोबारी बउआ गुप्ता की फर्म पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। इत्र निर्माता के साथ कारखाने में जांच कर रही है टीम। कन्नौज के सदर क्षेत्र के कचहरी टोला मोहल्ले में इत्र व्यापारी का कारखाना है और वहीं पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कन्नौज से, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इत्र व्यापारी की फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसकी बात करते हैं। ये बड़ी खबर कानपुर से, इनकम टैक्स की छापेमारी यहां पर देखने को मिली है। रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर छापेमारी चल रही है। कल से ही इनकम टैक्स की विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। कारोबारी राकेश यादव के घर पर छापेमारी अभी भी जारी है। इनकम टैक्स की टीम को कई अहम दस्तावेज भी मौके से मिले। की सूचना पर इनकम टैक्स की कई टीमें एक साथ
उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापेमारी कर रही है। अगर बात करें झांसी की, तो झांसी के बाद कानपुर में इस राकेश यादव जो रियल एस्टेट के कारोबारी, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। कल से लेके अब तक लगातार छापेमारी चल रही है। 28 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। पुलिस के अधिकारी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। 1 मिनट बिना रुके इस छापेमारी की पूरी कार्रवाई चलती चली जा रही है। अगर सूत्रों की माने तो कई अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे हुए हैं और उसके बाद ऑफिसर्स की 3 टीमें यहाँ एक साथ कार्रवाई कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि झांसी में जो सपा के पूर्व एमएलसी, उनके भाई से इनके बिजनेस रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस। और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी परिवार पर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने मुख्तार की पत्नी आबशा अंसारी की अवैध जमीन कुर्क कर दी। प्रशासन ने मोहम्मदाबाद इलाके के जफरपुरा में 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की। अंतर्गत जनपद गाजीपुर के IS 197-14 गैंगस्टर एक्ट में संपत्तियां कुर्क कराई जा रही है। विगत कुछ दिनों में लगभग 22 करोड़ रुपए की संपत्ति इन लोगों के कुर्क कराई गई है। मुख्तार अंसारी गैंग की लगभग 19 करोड़ की संपत्ति को हम लोगों ने आज तक अभी पिछले महीने में कुर्क किया है। आज हम लोग जो है इस गैंग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी, इनके पत्नी के नाम पे इन्होंने एक प्रॉपर्टी रखी हुई थी। और एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर धारचूला तहसील की दारमा घाटी में बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। हालात ये हो गए हैं कि यहां पर भारी बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं और लोगों के लिए पैदल रास्ते बंद हो गए हैं। ये वीडियो सोबला, नारायणपुर और खेतनाला का है, जहां पर लोग रास्ते जमींदोज होने के चलते उफनते नाले को पार कर आवाजाही करने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि महिलाएं हों या फिर पुरुष या फिर छोटे बच्चे, सभी को इसी तरीके से आपदा का ये दंश झेलना पड़ रहा है। दारमा घाटी के इन इलाकों में बीते दिनों बादल फटने की घटना भी सामने आई। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।